नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मिशन शक्ति को लेकर डीएम आशुतोष द्विवेदी और साथ ही एसपी आरती सिंह ने खुद कमान संभाली। डीएम ने जेल में बंद महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें हेल्पलाइन नंबर और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। एसपी ने स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षण दिलाया। महिला सिपाही गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रही। प्रतिदिन हजारों महिलाएं इस अभियान से लाभान्वित हो रही। अधिकारी महिलाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और जागरूक बनाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान को केंद्र में रखकर मिशन शक्ति को सफल बनाने का प्रयास जारी है। मिशन शक्ति 5वां चरण चल रहा है। इसमें आत्मरक्षा सुरक्षा के लिए पुलिस ने क्या प्रयास किए अब तक? देखिए प्रतिदिन रोस्टर बना है, उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसमें स्कूलों में जाके जहाँ-जहाँ महिलाएँ कार्यरत हैं, महिला छात्रावास में, बाज़ार में, ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, वहाँ जाके मिशन शक्ति के तहत हम लोग उनको बताते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं और जो प्राविधान हैं, नियम कानून हैं आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस में, उनके बारे में बताया जाता है। और इसी क्रम में कल आत्मरक्षा सिखाने हेतु यहाँ से बुलाया गया था टीम, जब पुलिस लाइन में महिलाओं बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे की ट्रेनिंग दिलाई गई। आज इसी क्रम में दौड़ हुआ जिसमें कि जीजीआईसी और रखा गर्ल्स कॉलेज के बच्चे थे। उसमें बच्चों को इनाम भी दिया गया। 3 बच्चियाँ थी जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आई हैं। एक बच्ची थी जिसके शूज़ दौड़ने में टूट गए थे, तो उनको पुलिस लाइन से शूज़ भी दिलवाया गया और बहुत लोगों ने उत्साह से कार्य किया है। इसी संबंध में प्रतिदिन कुछ न कुछ मिशन शक्ति के तहत जो हमारी महिला बीट पुलिसकर्मी हैं, वो बीट में जाके महिलाओं को इकट्ठा करके उनके राइट्स के बारे में, उनकी जो समस्या है उनको भी सुना जा रहा है, उनका क्या निराकरण होता है वो भी बताया जा रहा है। मिशन शक्ति केंद्र थाने में खोला गया है। कोई भी महिला एप्लीकेंट अगर आती है, तो एक ही मिशन शक्ति केंद्र के तहत उनकी पूरी कार्रवाई होगी। जो भी हो, मुकदमा लिखना हो, एफआईआर होगी, एफआईआर की घोषणा होगी और उसके हिसाब से गिरफ्तारी होगी। सारे कार्रवाई एक ही मिशन शक्ति केंद्र में हो रहा है। तो इस तरह से जागरूक करने का ये बहुत अच्छा पहल है और जनपद फतेहगढ़ पुलिस इसमें जोर-शोर से काम कर रही है। सभी को नियम कानून के बारे में बता रही है और अन्य कार्रवाई जो है वैधानिक, उनके बारे में भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के बरेली के भमौरा क्षेत्र में भू माफियाओं द्वारा किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे का बड़ा खुलासा हुआ है। सपा शासन काल में नियमों को ताक पर रखकर फर्जी पट्टे जारी किए गए। बता दें कि जांच में सामने आया कि प्रशासन, लेखपाल और ग्राम प्रधानों की मिली भगत से किसानों को बेदखल कर दिया गया। ऐसे में दबंगों के डर से कुछ परिवार पलायन तक कर चुके हैं। अब सवाल है कि क्या योगी सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी? गरीब किसानों को इंसाफ आखिर कब मिलेगा? जमीनें आखिर कब लौटेंगी? साहब, हमारी 155 बीघा जमीन सपा के दबंग नेता ने हमारी छीन ली और हमारी जान से मारने की प्रयास बनाई, तो हम घर छोड़कर साहब भागे आए। किन लोगों ने आपकी जमीन छीनी, उनके नाम बताइए। उनके भमनेश यादव, राम भाग सिंह यादव, गुड्डू उर्फ आदेश यादव और साहब ये राम कुमार यादव और सर्वे सिंह यादव। इन लोगों ने जमीन छीन ली हमारी और इनके सभी परिवार के इतने पट्टे हैं जो कि राजनीति दौर में सभी पद पर तैनात रह चुके हैं। इनके डबल डबल पट्टे हैं सभी। कौन है राजनीति में, कौन सी सपा में? वीरपाल सिंह सन 96-95 में जिलाध्यक्ष बने थे। इन्होंने भी किया था क्या? अब उसके बाद जिलाध्यक्ष बनते ही, हाँ बताइए, बनते ही कमान सब घर ने संभाल ली कि गरीबों की संपत्ति से बस्ता खतौनी से पेज हटवा कर और अपनी बस्ता खतौनी तैयार कर ली। जो कि गरीब आदमी कटोरा ले घूम रहा है और कहीं कहीं चक्कर काटता फिर रहा है, मगर बाद जा उसे कोई अधिकारी न्याय नहीं दे। आपकी कितनी संपत्ति हड़प कर ली? 155 बीघा। ये इन्होंने क्या किया उसका 155 बीघा का? 155 बीघा इस तरीका से छीनी है कि पहले तो सरकार में जब जुड़े जाके उसके बाद पट्टे स्टार्ट करा लिए बनाने, और उसके बाद में अब क्या काम हुआ, उसके सामने जो है कोई उनके पैर छूने नहीं पहुंचता है तो उसकी जमीन छीन लेते हैं। अधिकारियों को दबाव बना के अधिकारियों को पहुंचा करके ग्राम सभा करके
अब वो खतौनी ले फिर रहा, तो उसके बाद कमसंग साहब के भी पास गए थे। उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में शामिल चंदौली में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को देने के लिए जिले का केजी नंदा हॉस्पिटल पिछले 15 सालों से लगातार काम कर रहा है। पिछले 1.5 दशक से ये अस्पताल न केवल चंदौली बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी भरोसे का केंद्र बन चुका है। ऐसे में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर आनंद तिवारी ने हॉस्पिटल को आधुनिक मशीनों से लैस कर दिया है और कम कीमत में भी मरीजों का बेहतर इलाज कर उनको निरोगी बनाया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों के मुताबिक लोगों को अब स्वास्थ्य कारणों से पलायन नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इस क्षेत्र में ही कम कीमत पर बेहतर इलाज मिल रहा है। तो पूरे संसार में आपको मिलेंगे, लेकिन ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये विश्वास और ये भरोसा और ये कितने दिन से आ रहे हैं आप? तो हमारा संपर्क लगभग 5 साल पुराना है। 5 साल जी, और अभी मैं आज पेशेंट लेके ही आया। आराम है? लेबर पेन है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेबर पेन है, आज चले आया हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं है इधर, यहाँ पे मतलब और भाग्य है इस क्षेत्र का और इस जिले का, इस तरह जैसे लोग यहाँ भी आज भी देख रहे हैं। बलिया से आई हैं चंदौली में इलाज कराने के लिए। कितने दिन से आ रही हैं यहाँ पे? 4 महीने से। कैसा इलाज हो रहा है यहाँ पे? कोई शिकायत नहीं है। बलिया से यहाँ आ रही हैं। चंदौली मुख्यालय पे स्थित केजी नंदा हॉस्पिटल, यहाँ पे मरीज आते हैं, पलंग का इलाज किया जाता है। ये 15 वर्ष पूरा कर चुका है और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आनंद तिवारी जी, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में नेपाल से लेके लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए। और कहाँ से लोग आ रहे हैं, कैसे आप इलाज करते हैं? सफर या काफिला एक दिन का नहीं है। यह काफिला बनाने में हम लोगों को 15 साल गुजर गए। हमारे पेशेंट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 100, 200 करते हुए आज की स्थिति ये है कि अपने यहाँ 100+ मैं कैमरे के सामने कहूँ भी न कहूँ, वो कभी कभी तो 200, 250 भी मरीज देखने होते हैं। चंदौली, बनारस, उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु भारत के प्रत्येक राज्य से लोग यहाँ आते हैं, ये भी सत्य है। बस एक चीज मैं कहूंगा कि इलाज हम चिकित्सक किसी भी पैथी से करें, मरीज के प्रति संपैथी रखें। मरीज को ये अपनत्व होना चाहिए, भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ और मैं संतुष्ट हूँ। पुलिसकर्मी जो देश की सेवा करते हैं और अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनके भी दुख की घड़ी में यहाँ खड़ा रहता है। यहाँ उन जवानों को, पुलिसकर्मियों को, चाहे देश के जो सैनिक है, उनका फ्री में इलाज करते हैं। इस संबंध में क्या करें? पुलिसकर्मी का तो मैं इलाज करता ही हूँ, साथ में जो विधवाएं हमारी बहन है, गरीब लोग हैं या रोड पे एक्सीडेंट किए हुए व्यक्ति हैं, इन तीनों चारों लोगों का केजी नंदा परिवार निःशुल्क इलाज करता है और करता रहेगा जब तक मेरी अंतिम सांसें रहेंगी। पैसा सेकेंडरी चीज है, प्रथम चीज है हम मरीज की सेवा करना। अभी डॉक्टर आनंद तिवारी जी, डायरेक्टर केजी नंदा हॉस्पिटल चंदौली से बात हो रही थी, और ये जो हॉस्पिटल है चंदौली का गौरव बना है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 16 परीक्षा केंद्रों पर PCS परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। बता दें, DM आशुतोष द्विवेदी और SP आरती सिंह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद केंद्रों का पहुंचे। ऐसे में बताया गया है कि 6432 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम है। सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस और महिला सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए। केंद्रों पर मोबाइल, पर्स आदि ले जाने पर पाबंदी भी की गई और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सतर्क मोड पर नजर आया। ये 16 सेंटर हैं, 6000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ आवंटित हैं एग्ज़ाम के लिए। सब जगह सुचारू व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस व्यवस्था से स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेंटर सुपरिटेंडेंट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सब लोग बढ़िया से अपना तत्परता से काम कर रहे हैं। क्या अभी तक किसी प्रकार की छात्रों को कोई समस्या का सामना? किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। छात्रों की उपस्थिति कुछ कम दिख रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने चंदौली की हाईटेक मत्स्य मंडी का वर्चुअल लोकार्पण किया। यह पूर्वांचल की सबसे आधुनिक मंडियों में से एक माना जाता है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, ई-नीलामी, डिजिटल वेटिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस मंडी से मछुआरों और किसानों को बेहतर बाजार और दाम मिलेंगे।
कार्यक्रम में मत्स्य मंत्री संजय निषाद समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। ये मंडी पूर्वांचल के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, जनपद चंदौली कृषि प्रधान जिला है और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। कितनी बड़ी सौगात उन्होंने दिया है। कृषि मत्स्य सौभाग्य योजना, ये एग्रीकल्चर से मत्स्य को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है। तो निश्चित तौर पर जो उसमें पशुपालक हैं, जो मछुआरे हैं, जो मत्स्य पालन करना चाहते हैं, उससे हम सबको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से प्रधानमंत्री जी ने इसको खेती से जोड़ दिया है। तो इसमें हमको रोजगार के अवसर है, ट्रांसपोर्टिंग यहीं से होगी, यहीं से मत्स्य पालन होगा, व्यापारी आएंगे, रोजगार मिलेगा, किसान उससे जुड़ेंगे, छोटे छोटे किसान को भी लाभ मिलेगा। इस योजनाओं पर जो सब्सिडी है, जो काम करने का अवसर है, तो सारी चीजों का अध्ययन करते हुए कैसे कृषि में आय दुगनी हो, कैसे किसान लाभप्रद हो, कैसे किसान को हम मजबूत बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, क्योंकि किसान अन्नदाता है। उस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में कमिटमेंट किया था चंदौली की धरती पर, उसे आज उन्होंने इस धरती पर ठीक तरीके से उतारा है। हम आज आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई अभिनंदन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि एशिया स्तर की एक मंडी इस चंदौली जनपद में मत्स्य के पालकों के लिए, मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, किसानों के लिए एक मंडी स्थापित की है, जो हाईटेक मंडी है। इसका आज उद्घाटन लगभग 1000 से ऊपर परियोजनाओं का आज उद्घाटन करा। इसमें 15 परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद मुख्यमंत्री संपदा योजना से इस मत्स्य पालकों को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल प्लेटफार्म का भी उद्घाटन किया, उसको नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफार्म है की है। उस पर रजिस्ट्रेशन करिए, 100 रुपया मिलेगा, आप उससे पढ़िए, रजिस्टर्ड हो जाइए, पूरी जानकारी लीजिए। 104% का ग्रोथ रेट है मत्स्य पालकों का। आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश जो है, भारत जो है मत्स्य पालन उत्पादन में दूसरे नंबर का देश है। उत्तर प्रदेश 1 नंबर का उत्पादन क्षेत्र इनलैंड फिशरीज में। हम गौरवान्वित है आज का उद्घाटन में प्रधानमंत्री ने पूरे किसानों को, अन्नदाताओं को, पशुपालकों को, उनका कहना है कि जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, प्रदेश नहीं समृद्ध होगा, देश नहीं समृद्ध होगा, तो ग्राम जो विकास से संबंधित फिर राष्ट्र विकास होगा। तो राष्ट्र के नाम आज उन्होंने पूरे देश में इस क्षेत्र में जो उपेक्षित क्षेत्र था, किसानों नौजवानों को जो छोड़ रखा था, उनकी आय दोगुनी हो जाए, वो विकास की मुख्यधारा में जुड़े, उनके बच्चे भी आगे बढ़े, वो भी जो है आज के दिन में इस राष्ट्र के निर्माण में है। वो केवल अन्नदाता थे, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता था। उन अन्नदाताओं को, मत्स्यपालकों को और जो पशुधन से संबंधित जितने भी क्षेत्र है, उसमें उन्होंने सब्सिडी देके, पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। मोदी जी ने 41,500 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे जैसे होगा दे के इनको 60% सब्सिडीज है, उनके माध्यम से इसमें उद्यमियों को दम लगाया है। मैं अभी यहाँ जनप्रतिनिधियों से बात हुई है कि यहाँ के लोगों को इस मंडी को किस तरीके से, यहाँ के लोकल लोगों को सुविधाएं ज्यादा मिले, यहाँ मत्स्यपालकों को उसमें प्राथमिकता मिले, पिछड़ी जाते जो छोटे फुटकर दुकान है वो गरीबों को मिले, उसके लिए ऋण दिया जाए, उसके लिए किस्त पर दिया जाए और लॉटरी सिस्टम किया जाए। अभी मैंने हम लोगों को किया। यहाँ सभी जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के दिन में ये हम लोगों के जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर है। इतनी बड़ी मंडी हमको लगता है कि अभी एशिया में देश में पहली बार प्रधानमंत्री ने लगाया, इसलिए हम अपने उत्तर प्रदेश की तरफ से, चंदौली की तरफ से, इस क्षेत्र की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर है, जहां पर 15 अक्टूबर को मथुरा में बागेश्वर धाम द्वारा विशाल अक्षत महोत्सव का आयोजन होगा। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी सभी ग्राम प्रधानों, देवालय सेवायतों और सामाजिक संगठनों को पदयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। यह आयोजन ब्रज क्षेत्र में सनातन एकता और धार्मिक चेतना फैलाने हेतु किया जा रहा है। कार्यक्रम में 7000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा होगी, जिसमें यमुना शुद्धिकरण, गौ रक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख रहने वाले। रासाचार्यों को और उनके साथ 543 ग्राम प्रधान हमारे पूरे मथुरा जनपद में हैं। 543 के 543 ग्राम प्रधान उपस्थित रहेंगे और उनको अक्षत देंगे, सुपारी देंगे और अपनी जो पत्रिका है, आमंत्रण पत्रिकाएं देंगे। उसके साथ साथ सभी सामाजिक संस्थाएं पूरे ब्रजमंडल से छांटी जा रही हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी आवश्यकता नहीं है, जो वास्तव में समस्त जातिगत संगठन जो भी सनातनी है
उनकी समस्त जातियों के अलग अलग जो संगठन बने हुए हैं उन सभी संगठनों के प्रतिनिधि वहां आएंगे और उन सभी प्रतिनिधियों को भी सरकार अपने हाथों से। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मिशन शक्ति 5.0 के तहत ब्लू बर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर भव्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। ऐसे एसपी अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में कार्यक्रम में देश भर के महिला विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया है। छात्राओं की संस्कृति प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोहा है। सम्मेलन में महिला स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, मानसिक मजबूती, साइबर सुरक्षा और जेंडर समानता जैसे मुद्दों पर उपयोगी चर्चा हुई। मिशन शक्ति को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक सार्थक कदम माना गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के सनातन न्यास द्वारा 18 अक्टूबर को दिल्ली में सनातनी क्रिकेट लीग का आयोजन होगा। इस चैरिटी मैच में वीरेंद्र शास्त्री, देवकीनंदन महाराज, इंद्रदेश उपाध्याय, चिन्मयानंद बापू सहित कई धर्माचार्य हिस्सा लेंगे। यह आयोजन बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए किया जा रहा है। कार्यक्रम निःशुल्क होगा और दान भी स्वीकार किया जाएगा। 4 टीमें शामिल होने वाली हैं, वृंदावन वॉरियर्स, साथ ही बजरंग ब्लास्टर्स, राधी रॉयल्स और राघव राइडर्स। सनातन बोर्ड की मांग भी इस दौरान उठाई गई। जब मैं विदेश में था वहां मुझे एक बात बार बार बोली गई कि भारत में बाढ़ आई है और बाढ़ से बहुत प्रदेश प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो महाराज जी, राशन की चीजें तो सबने पहुंचाई हैं, लेकिन सिर्फ राशन ही नहीं बहा है, बहुत सारी चीजें बह गई हैं। घर में यूज की बहुत सारी चीजें बह गई हैं। तो आप जैसे धर्माचार्यों को कुछ करना चाहिए। तब मुझे व्यास जी का एक श्लोक याद आया, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को सुख देना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और हम लोग सब दीपावली मनाएंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में तो सब है तो हम क्या करें। तो इस भाव से हमने मन बनाया है कि सनातन न्यास फाउंडेशन ने एक सनातन क्रिकेट लीग का आयोजन किया है, जो 18 अक्टूबर को दिल्ली में कर्नल सिंह स्टेडियम दिल्ली में होगा, पहाड़गंज नई दिल्ली में होगा, और समय 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक होगा, जिसमें 4 टीम होंगी। इसमें हमारे मेरे प्यारे अनुज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी रहेंगे, एक टीम उनकी रहेगी। एक हमारे इंद्रेश उपाध्याय जी जो वृंदावन से ही मेरे बहुत प्रिय हैं, वो उनकी एक टीम रहेगी। चिन्मयानंद बापू जी जो रामकथा कहते हैं, एक टीम उनकी रहेगी और एक टीम हमारी भी रहेगी। तो ये चारों टीम मिलके क्रिकेट मैच खेलेंगी और उसमें पूरे उन सनातनियों के लिए एक आयोजन रखा जाएगा। उसमें जो भी लोग फंड देंगे वो सारा फंड उन सनातनियों को दिया जाएगा, उनके घरों में दीप जलाने के लिए या उनके घरों में वस्तु सामान लाने के लिए, बिस्तर लाने के लिए, अलमारी लाने के लिए, गैस सिलेंडर लाने के लिए, चूल्हा लाने के लिए, बर्तन लाने के लिए, वस्त्र लाने के लिए। सनातन यही सिखाता है। हमारे भगवान भी गीता में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये दीपावली सिर्फ मेरे घर में दीप नहीं जले, बल्कि सबके घरों में दीप जले। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने 24 घंटे के विशेष अभियान में 2697 बाल अपराधियों का सत्यापन किया। इनमें से 2236 अपराधी मौजूद पाए गए हैं, जबकि 209 जेल में बंद हैं और 38 की मृत्यु हो चुकी है। 875 के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई। यह अभियान एडीजी मेरठ और डीआईजी के निर्देश पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने की निगरानी में चला है। बता दें, सभी अपराधियों ने थाने में अपराध न करने की शपथ ली। ये पहल कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। एडीजी जोन मेरठ सर एवं डीआईजी रेंज मेरठ सर के आदेश के क्रम में एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा एक 24 घंटे का अभियान चलाया गया, जिसमें पिछले 10 वर्षों में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध में संलिप्त रहे जनपद बुलंदशहर के 2697 अभियुक्तों का सत्यापन किया गया था। इनमें से 2236 अभियुक्त अपने घर पर रहते हुए पाए गए, जबकि 209 अभियुक्त जेल में एवं 38 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है और 200 अभियुक्त जनपद से बाहर रहना पाया गया है। जनपद से बाहर रह रहे अभियुक्तों का भी टीम बनाकर सत्यापन किया जा रहा है। इनमें से 875 अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इन अभियुक्तों को थाने लाकर इनकी वर्तमान गतिविधियों के संबंध में जांच पड़ताल की गई है एवं भविष्य में अपराध न करने के लिए हिदायत की गई है। यह अभियान आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु किया गया है।
उत्तर प्रदेश के हरदोई पुलिस ने अब्दुलपुरवा इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी जब्त की और 3 आरोपियों दिलदार, रिजवान और इकरार को गिरफ्तार किया है। ये लोग घर में बनी दुकान पर अवैध तरीके से पटाखे का भंडारण करके बैठे थे। बता दें, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी अंकित मिश्र की टीम मौके पर पहुंची। सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मामले में विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कल दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अब्दुलपुरवा में एक मकान में अवैध पटाखों के भंडारण व बिक्री की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर मेरे व उपजिलाधिकारी सदर द्वारा स्थानीय पुलिस को लेते हुए वहाँ पे छापा मारा गया और वहाँ पे भारी मात्राओं में पटाखे और विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया है, जिसको थाना कोतवाली देहात पर नियमानुसार सीज कर कंसर्न डिपार्टमेंट को सूचना दे दी गई है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव रायपुर उक्सी के बाहर एक गैराज में चल रही शराब पार्टी में मामूली विवाद को लेकर अज्ञात गांव रायपुर उक्सी निवासी अशोक उर्फ भूरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव रायपुर के बाहर एक गैरेज में चल रही शराब पार्टी के दौरान मामूली विवाद के बाद गांव में ही अशोक उर्फ भूरा नामक युवक की अज्ञात कारणों से गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं गोली चलाने वाला आरोपी वारदात के बाद वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया, सीईओ सिटी शक्ति सिंह समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने मृतक अशोक उर्फ भूरा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारों के साथ साथ हत्या के कारणों की छानबीन भी छूट गई। वारदात के बाद से गांव में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। देखिए, यहाँ थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में ये रायपुर गांव है। यहाँ पर एक कृषि फार्म, यहाँ पर दिवाली के उपलक्ष्य में कोई दावत चल रही थी, जिसमें काफी लोग यहाँ पर एकत्र थे। यहाँ पर अचानक कोई ऐसी बात हुई है जिसको लेकर किसी व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया। जो भूरे नामक व्यक्ति है, उनकी गोली लगी है। मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। मौके पर किसी प्रकार की रंजिश इत्यादि की बात प्रकाश में नहीं आई है। किस व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया अभी ये भी नहीं पता है। जो भी उसमें चक्षुदर्शी हैं उनसे बात करके जानकारी की जाएगी और जो भी इसमें अभियुक्त होंगे उनकी जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। जो फायरिंग हुई अभी इसमें एक गोली उसको मृतक को लगी है, एक राउंड और यहाँ से बरामद हुआ है। 2 राउंड फायरिंग के बाद दावत नहीं हो रही है। आयोजक के बारे में कोई निरंजन नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका आयोजन किया था। ये यही आसपास कोई गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं और ये यहाँ पर इस दावत को उन्होंने आयोजित किया। परिजनों ने अभी किसी का नाम नहीं लिया है, किसी पर व्यक्तिगत उन्होंने आरोप नहीं लगाया। इसीलिए अभी हम लोग इसकी गहराई से जानकारी कर रहे हैं कि जो लोग मौके पर मौजूद थे, जो भी चक्षुदर्शी हैं, उन सबसे बात करके इसकी पहचान कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीरगढ़ इलाके में हाईवे किनारे खड़ी एक बस में देर रात अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि बस खाली थी और समय रहते स्थानीय लोगों ने आग बुझा ली। आग बस के बोनट से शुरू हुई और देखते ही देखते आगे का हिस्सा जल गया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। ये घटना जो है वो यातायात सुरक्षा को लेकर बड़ी चेतावनी है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली में करोड़ों की लागत से बना नवीन बस स्टैंड 15 साल से खंडहर में तब्दील हो चुका है। संचालन शुरू न होने के कारण भवन जर्जर हो गया है और गंदगी का अंबार। यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताई। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस अधूरे प्रोजेक्ट पर कोई संज्ञान लेगा और इसे कब शुरू करेगा। कि मझौली नगर परिषद अंतर्गत सामुदायिक भवन नवीन बस स्टैंड, जो कि ये लगभग 10-15 वर्ष पहले का बना हुआ है, करोड़ों की बिल्डिंग, जो आज खंडहर में तब्दील होती जा रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। ये बस स्टैंड क्यों नहीं चालू हुआ, क्या प्रशासन की क्या कुछ कमी रही। क्या शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम विजयेंद्र द्विवेदी है जी। मैं नगर परिषद मझौली वार्ड क्रमांक 5 का निवासी हूँ। ये बस स्टैंड काफी साल से खंडहर पड़ा हुआ है जी, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें देखिए, सरकार की जो मंशा है, सरकार ने अपने स्तर से आज से लगभग 10-15 वर्ष पहले इसमें करोड़ों रुपए खर्च करके और बस स्टैंड, नवीन बस स्टैंड का मुख्यालय बनाया। पर यहाँ न बस आती है, न कोई सुविधा है और ये पूरा बिल्डिंग जो है खंडहर में तब्दील होती जा रही है। कुछ और ग्रामीण हैं जिनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? ये बस स्टैंड खंडहर में तब्दील होती जा रही है,
क्या कुछ कहेंगे? ये मझौली की राजनीति की सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है जी। कि बस स्टैंड वहाँ पेट्रोल पंप पर बसें बैक होती हैं, लेकिन इधर बस नहीं आती, जो कि कुछ लोगों की राजनीति है इसमें। कुछ और ग्रामीण है, हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम क्या है? दीपक कुमार शुक्ला। क्या कहेंगे, ये बस स्टैंड खंडहर पड़ा हुआ है? बस स्टैंड तो खंडहर पड़ा ही है। शासन प्रशासन की जो नज़र है इसमें नहीं पड़ रही है, और ये 15-16 साल हो गए बस स्टैंड बने, पर इसमें प्रशासन की कोई नज़र नहीं है, और ये खंडहर तब से तब्दील हो रहा है। यहाँ पर बगल में गौशाला भी है, बस स्टैंड भी है, पीछे साइड आप देखिए तालाब भी है, और जो बस स्टैंड पुराना है वहाँ पर बसें आती हैं, वहाँ पर लेडीज़ों की व्यवस्था नहीं है, न बाथरूम के लिए न कुछ भी। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, यहाँ पर महिला शौचालय, पुरुष शौचालय भी है, यहाँ पर बस आ नहीं रही, ना तो बाईपास कंप्लीट हो रही है। कुछ और ग्रामीण हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम दीपक तिवारी है और मेरा निवास जो है वार्ड नंबर 6 में है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रशासनिक उदासीनता का सबसे बड़ा नमूना है नया बस स्टैंड। ये पिछले 15 साल नगर परिषद के पहले टेंडर में इस बस स्टैंड का निर्माण किया गया था। जब नगर परिषद यहाँ मझौली नगर परिषद पंचायत से नगर परिषद में उन्नयन हुआ, उसके बाद इसका प्रथम कोई टेंडर हुआ था तो वो केवल बस स्टैंड का हुआ था। आप देखेंगे कि जो पुराना बस स्टैंड है जहाँ पर आज बसें बैक होती हैं, वो बस स्टैंड है ही नहीं। रोड पर बसें खड़ी होती हैं, ना वहाँ पर शौचालय है, ना आज तक नगर परिषद ने ये सोचा कि चलो ये नहीं चालू हो रहा तो वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था हो जाए, ये भी नहीं हुआ। और कुल मिलाकर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नगर परिषद जो है आज भी केवल 2 वार्डों तक सीमित है, ना तो वार्ड नंबर 5 के विकास के लिए, ना वार्ड नंबर 6 के विकास के लिए, ना अन्य किसी वार्ड के विकास के लिए नगर परिषद के किसी भी अधिकारी ने पहल नहीं की, ना ही प्रशासनिक तंत्र ने, ना तो कलेक्टर महोदय ने पहल की, ना प्रशासनिक तंत्र ने पहल की। यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोगों द्वारा बीच में नगर बस स्टैंड चालू करने के लिए आवेदन भी दिया गया था। एक चीज़ और आपसे हम कहना चाहेंगे कि बाईपास रोड मेरे संज्ञान में 8 वर्षों से बन रही है, पता नहीं इसको कितने वर्ष लगेंगे बनने में, ये तो आप लोग भी बता सकते हैं या कि प्रशासन से पूछ सकते हैं। हम लोगों की तो पहुंच ही नहीं है, मिलना मुश्किल, तो यही कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की घोर लापरवाही, उदासीनता सामने आ रही है, जो करोड़ों की बिल्डिंग आज खंडहर में तब्दील हो रही है। सीधी से सुदर्शन न्यूज से धीरेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।